हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? मस्त ना? तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है और उसमें हम लोग काफी सारे टॉपिक्स में आगे आ गए हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर आप लोग ने वेरिएशन इन द एटॉमिक रेडियस का टॉपिक कंप्लीट किया होगा और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको आयोनिक रेडियस के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, सो टुडेस आवर टॉपिक इज आयोनिक रेडियस। चलो शुरू करते हैं। आयोनिक रेडियस, पहली बात तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि भाई आयंस क्या होते हैं, व्हाट आर आयंस, पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए। देखो बेसिकली जब भी कोई भी एलिमेंट हमारे पास है, लाइक मैंने ये m एलिमेंट लिया है, ठीक है, वो अगर मान लो कि भाई इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो ऑब्वियस है कि भाई वो पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट करेगा। अगर कोई भी एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है यानी कि डोनेट करता है तो उसके ऊपर +1 चार्ज बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये चार्ज बन गया है तो अब इसको हम लोग आयन बोल सकते हैं और ये यहाँ पर न्यूट्रल एटम है, ये न्यूट्रल एटम है और ये यहाँ पर क्या बन गया है तो ये यहाँ पर आयन का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। सेम में अगर कोई भी एलिमेंट मान लो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो फिर उसका ऊपर चार्ज नेगेटिव बनता है। यहाँ पर ये क्या बना है, कैटायन बन गया है और ये यहाँ पर क्या बना है, एनायन बना है। कैटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज और एनायन यानी कि नेगेटिव चार्ज। क्या होता है, कैटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज और एनायन यानी कि नेगेटिव चार्ज। बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या होगा, जैसे मान लो कि भाई हमारे पास ये न्यूक्लियस है, फिर ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है एंड ये तीसरा शेल है। सेम में मैं यहाँ पर एक और एटम के बारे में बताता हूँ, ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये सेकंड शेल है एंड ये थर्ड शेल। मैंने यहाँ पर दो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया है, बराबर है। मान लो कि भाई ऐसा हुआ है कि यहाँ पर तो ये एक और दो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, ठीक है, पर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको शील्डिंग इफेक्ट जैसा नजर आता होगा क्योंकि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इसके न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को बाहर जाने से रोकते होंगे। अब जब कभी भी मान लो इलेक्ट्रॉन आता है तो वो बाहर की ऑर्बिटल में आएगा, ऑब्वियस है। अब इलेक्ट्रॉन के खुद का चार्ज नेगेटिव होता है, इसलिए जब भी वो कोई भी एटम के अंदर आता है तो वो एटम के साथ एटम के अंदर एक नेगेटिव चार्ज को ऐड करता है, वो एक एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज को ऐड करता है, ठीक है। लाइक यहाँ पर मान लो ऐसा हुआ है कि भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, फॉर एग्जांपल ये 1 2 है, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ से अगर मान लो कि नहीं इलेक्ट्रॉन गया है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आया है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है तो इसका चार्ज यहाँ पर क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। यहाँ पर ये एनायन का फॉर्मेशन हुआ मान लो, यहाँ पर ये कैटायन का फॉर्मेशन हुआ मान लो, ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पर अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसका रेडियस बढ़ेगा, यहाँ पर इसका AR जो है वो बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। अब बेसिकली यहाँ पर ऐसे के लिए इनके लिए हम लोग एटॉमिक रेडियस नहीं बोलेंगे क्योंकि अब ये एटम्स नहीं रहे हैं, अब ये आयंस बन चुके हैं। नाउ दे आर आयंस, नाउ दे आर नॉट एटम्स, ओके, समझे कि नहीं। जब भी कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या लूज करता है तो वो एटम नहीं रहता, वो आयन बन जाता है। यहाँ पर ये आयन बन गया, यहाँ पर इसका एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, इसका एटॉमिक रेडियस घटेगा तो हम लोग इसको बोल सकते हैं आयोनिक रेडियस। तो मैं इसको बोलता हूँ इसका IR बढ़ा एंड इसका IR क्या हुआ है, दैट इज डिक्रीज, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर इसका IR डिक्रीज हुआ। अब बेसिकली एक बात हमेशा एक फंडा को याद रखना बच्चों कि जब भी हमारे पास होते हैं एनायन, हमारे पास होते हैं कैटायन और हमारे पास होते हैं एटम, हमारे पास ये 3 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है कि नहीं, ये 3 चीजें हैं। उसमें एक चीज याद रखना, इनको मैं एक फॉर्मेट में अरेंज कर दूं कि भाई एटम है, एनायन है, कैटायन है, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि एनायन का साइज ऑलवेज सबसे बड़ा रहता है, उससे छोटा साइज एटम का होगा और उससे भी छोटा साइज कैटायंस का होगा। ये गुरु मंत्र के तौर पे आप याद रख सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर दैट ऑलवेज एनायंस आर लार्जर देन एटम एंड cations are smaller than that। ऐसा कैसे, how can it be possible? For an example, यहाँ पर मैंने सोडियम एटम को लिया है, ठीक है, मैंने यहाँ पर Na यानी कि सोडियम को एटम को लिया है, ठीक है। अब ये सोडियम का पेरेंट एटम है Na का, इसको क्या बोलते हैं, पेरेंट एटम, सोडियम एनायन पेरेंट एटम,
ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना। अब यहाँ पर सोडियम का Z इक्वल टू होता है 11 यानी कि 2,8,1 ये रहता है। अब नॉर्मली कोई भी एटम जो रहता है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज करेगा, या फिर वो इलेक्ट्रॉन को देगा, या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, या फिर वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा इन ऑर्डर टू अटेन ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। और वो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन भी क्यों करता है? तो अपनी स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए वो क्या करता है? वो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना यहाँ पर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक दो एंड तीन इलेक्ट्रॉन, जो भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हो या दो इलेक्ट्रॉन हो या तीन इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या करेंगे? वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे। और जो भी एटम के अंदर 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। ऑब्वियस है, जो जिसके लिए इजी होगा वो वही काम करेगा, वो वही काम करेगा ना। समझिए जरा ध्यान से कि भाई इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करे या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करे। तो उसके लिए इजी क्या है? व्हाट इज इजी फॉर इट? एक इलेक्ट्रॉन को सोचो, बोलो क्या वहां पर क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना इजी है, इसलिए वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके यहां पर वो पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा। अब ये Na+ बन गया, या फिर इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या बन गया? ये कैटायन का फॉर्मेशन हो गया। ये क्या हो गया? कैटायन का फॉर्मेशन। अब याद रखना है यहां पर अब कितने रह गए? अब खुद से सोचिए, एटम, सोडियम एटम जब था, ठीक है, सोडियम एटम जब था तब उसके पास यहाँ पर टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, 11 प्रोटॉन्स। क्या थे? 11 इलेक्ट्रॉन्स थे एंड 11 प्रोटॉन्स थे। तो इसका नेट चार्ज 0 था। जितना अट्रैक्शन था सामने उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी थे उसके पास, बराबर कि नहीं? अब यहाँ पर क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स तो बेचारे 10 ही रह गए हैं, बट प्रोटॉन्स तो 11 हो गए हैं। तो एक प्रोटॉन ज्यादा है तो ऑब्वियस है वो क्या करेगा? वो 10 इलेक्ट्रॉन पे भारी पड़ जाएगा। सोचो, एक ही प्रोटॉन अब बाकी हो गए भारी पड़ेगा, यानी कि अट्रैक्शन क्योंकि प्रोटॉन का बढ़ गया, एक जितना बढ़ गया, तो वो एटम को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसको छोटा बना देगा, वो यू छोटू हो जाएगा। समझे कि नहीं? ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये यू छोटू हो जाएगा। इसलिए इसकी साइज याद रखना, कैटायन की अपने पेरेंट एटम की, कैटायन की साइज अपने पेरेंट एटम के कंपैरिजन में छोटी रहती है। पेरेंट एटम यानी कि ये कैटायन जिसमें से बना है, ये सोडियम एटम में से बना है ना, तो ये सोडियम पॉजिटिव आयन का पेरेंट कौन हुआ? पापा मम्मी कौन हुआ? तो वो हुआ सोडियम एटम। समझे कि नहीं? तो वो हुआ है सोडियम एटम। अब यहाँ पर ये पेरेंट एटम से इसकी साइज छोटी रहती है। अब हम लोग एनायन की बात करते हैं। लाइक मैंने लिया है क्लोरीन, लाइक मैंने लिया Cl। अब वहाँ पर उसके लिए Z इक्वल टू कितना होता है? 17 होता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं, इट इज अ नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। There is 2, 8, 7। अब इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? तो 7 इलेक्ट्रॉन थे। कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7 इलेक्ट्रॉन। अब उसके पास दो पॉसिबिलिटी है, वो क्या करेगा? या तो अपने 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, या फिर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ये दोनों चीज में से एक चीज करेगा। बट ऑब्वियस है कि जो अपने लिए इजी होता है वही काम हम करते हैं, बराबर कि नहीं? जो इजी होता है, जो शॉर्ट होता है वही काम करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं, बराबर कि नहीं? तो क्या होगा यहाँ पर? अब ये एक ही इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। क्या करेगा? सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और क्योंकि अब ये क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, यहाँ पर क्या होगा? ये न्यूक्लियस का चार्ज नहीं लिखा, टोटल नेट चार्ज लिखा मैंने, ये याद रखना, ठीक है? ये न्यूक्लियस तो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहता है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स रहते हैं उसमें, प्रोटॉन्स रहते हैं। अब न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की प्रेजेंस की वजह से नेट चार्ज न्यूक्लियस का पॉजिटिव बनता है, क्योंकि न्यूट्रॉन का तो न्यूट्रल रहता है वो, ठीक है क्या नहीं? तो सर यहाँ पर ध्यान से देखना है, यहाँ पर ये क्या बन गया है? तो ये Cl- बन गया, और इसको हम लोग एनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं। और एनायन का साइज जो रहता है वो ऑलवेज बड़ा रहता है अपने पेरेंट एटम से। ये क्लोरीन आयन का, क्लोरीन जो है वो पेरेंट एटम है, इसका साइज बड़ा होगा। देखो मैंने बड़ा बनाया है, क्लियर है कि नहीं? क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पर 17 प्रोटॉन्स थे, यहाँ पर एक प्रोटॉन घट गया बेचारा, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके, तो ये बाहर वाला जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन होगा ना, वही एक्सपांड होगा, क्योंकि वहां तक अट्रैक्शन नहीं जा पाएगा, तो वो क्या करेगा? एटम की साइज को एक्सपांड करेगा, ठीक है? ये तो पहली बात आयंस के बारे में था जो मुझे आपको बता रहा। दिस ऑल द थिंग्स वाज अबाउट द आयंस। इसलिए देखो मैं लिखता हूं पेरेंट एटम, ये लिखा, पेरेंट एटम का साइज कैटायन से बड़ा होगा, उसी के पेरेंट एटम
और यहाँ पर पहले एटम का साइज जो है वो anion से छोटू होगा, anion से छोटू होगा, समझ गए कि नहीं? anion से छोटू होगा और इसी पे से फिर हमने ये बनाया है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको और क्लैरिटी आएगी। लाइक मान लो हमें क्वेश्चन दिया है, हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास हाइड्रोजन माइनस है, हमारे पास हाइड्रोजन प्लस है, ऐसे तीन हमारे पास आयन एटम है और हमें अरेंज करना है आपको कि भाई इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि इसकी साइज किसकी ज्यादा रेंज सेट करनी है। क्या आएगा? ऑब्वियस है कि यहाँ पर मैंने जो ये रूल लिखा है वही फॉर्मेट होगा। यहाँ पर क्या आएगा? H माइनस सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा H और सबसे छोटू आएगा H प्लस। समझे कि नहीं? और भी एग्जांपल ले सकते हैं। लाइक मैंने लिया है O2 माइनस एंड O माइनस है तो वह हमारे पास ठीक है क्या होगा? O2 माइनस का साइज बड़ा होगा, O माइनस का साइज छोटा होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 प्रोटॉन होंगे, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं। अब ऑब्वियस है ये इलेक्ट्रॉन इन पे भारी पड़ेंगे क्योंकि इनके गैंग में इलेक्ट्रॉन्स 8 और प्रोटॉन्स 6 है, पर इनकी गैंग में एक इलेक्ट्रॉन कम है ना, तो क्या होगा? ये इसकी से ज्यादा इसकी साइज होगी। ओके क्लियर है? इसकी साइज और ज्यादा होगी, दैट विल बी मोर, मच मोर। और भी एग्जांपल ले सकते हैं। लाइक हमारे पास है n माइनस, n2 माइनस, n3 माइनस, ये भी हम ले सकते हैं। ठीक है, वी कैन टेक दिस आल्सो। लाइक उसमें याद रखना n3 माइनस का साइज बड़ा होगा, उससे छोटा n2 माइनस का, उससे छोटा n माइनस 1। ठीक है, n माइनस 1 का होगा साइज। क्लियर है? ये भी कुछ इंपॉर्टेंट बात है। और भी ले सकते हैं। लाइक मैंने f प्लस, f माइनस और f लिया हुआ है, क्वेश्चन को लिख सकते हैं f प्लस, f माइनस और f लिया है। ऑब्वियस है क्या होगा? f माइनस का साइज सबसे बड़ा, उससे छोटा f का, उससे छोटा f प्लस का। क्लियर हुआ कि नहीं? इजी है ना ये चीजें? हाँ, कितनी आसान है। और भी ले सकते हैं हम लोग। लाइक मेरे पास Cr प्लस है, Cr प्लस 6 है, वन मोर Cr प्लस 3 है एंड मेरे पास Cr प्लस 6 है, तो Cr प्लस 3 की साइज बड़ी है Cr प्लस 6 के कंपैरिजन में। प्लस 3 ओह या सही है कि नहीं? क्या होगा? सही है ना? हाँ, फिर सेम वे हम लोग ले सकते हैं Mn+2, Mn+4 और Mn+6 भी ले सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस खास करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम। हम एक चीज और लिखकर खत्म करते हैं कि हमें ये तो पता ही है कि हम लोग अगर ट्रेंड, तब देखो यहाँ पर हम एक चीज पढ़े हैं, हम ट्रेंड के बारे में ऑब्वियसली आगे के वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ट्रेंड यानी कि अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। पहली बात है अलोंग द पीरियड एंड नंबर 2 डाउन द ग्रुप। ठीक है, ये अब हमने क्या पढ़ा? अलोंग द पीरियड हम जाएंगे तो यहाँ पर रेगुलरली AR जो है वो घटेगा और यहाँ पर क्या होगा? रेगुलरली AR जो है वो बढ़ेगा। बराबर कि नहीं? ये लेफ्ट टू राइट की बात है और ये टॉप टू बॉटम की बात है। ठीक है, टॉप टू बॉटम और ये लेफ्ट टू राइट है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा? एटॉमिक रेडियस घटेगा एंड टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा? एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। क्या होगा? एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज, वो बढ़ता है। इन चीजों को याद रखना। अब यहाँ पर याद रखना कि इनके रेगुलर ट्रेंड होता है। यहाँ पर ये जो ट्रेंड है ये एक रेगुलर ट्रेंड है। रेगुलर यानी कि कहीं पर बढ़ेगा नहीं, यहाँ पर घटेगा ही, इस साइड जाने पर यानी कि पीरियड में इस साइड जाने पर घटेगा ही और डाउनवर्ड जाने पर बढ़ेगा ही। ये फिक्स ट्रेंड है, ये फिक्स ट्रेंड है। ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ पर आपको एक और टॉपिक पढ़ाना है, वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, और फिर हम इस वाले टॉपिक को खत्म करेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज अब छोटू सा एक टॉपिक है जो मुझे खत्म करवाना है, दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। शायद मैंने आपको ये पढ़ाया होगा चैप्टर नंबर 2 के अंदर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में। बेसिकली ये कौन से रहते हैं? ये वो स्पीशीज रहते हैं जिनके अंदर मान लो जो भी आयंस के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, उन सारे आयंस को हम लोग क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। मैं लिखता हूं यार, द ग्रुप ऑफ आयंस having same number of electrons are called iso
इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, द ग्रुप ऑफ आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? यस, तो उसको आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलेंगे। लाइक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल क्या एग्जांपल है, तो वो है लाइक हमारे पास, मैं दो एग्जांपल की यहाँ पर लेता हूँ। लाइक O2 माइनस लिया मैंने, F माइनस मैंने लिया है, फिर मैंने लिया है दैट इज हम ले सकते हैं सोडियम +1 और ले सकते हैं मैग्नीशियम +2। अब इनके इलेक्ट्रॉन्स गिनते हैं। अब O यानी कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पर ये 8 और -2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, +2, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन -1 है तो एटॉमिक नंबर 9 होगा, यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 9, एंड -1 है यानी कि इलेक्ट्रॉन आया है, तो 9 + 1 यानी कि इलेक्ट्रॉन हो गए 10। सोडियम प्लस लिखा है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, +1 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किया है, तो हमें यहाँ पर -1 करना पड़ेगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स 10। मैग्नीशियम के लिए ये 12 है, ये -2 होगा क्योंकि +2 जा जाएगा कि -2, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, क्या आएगा, 10, यानी कि ये चारों 1 2 3 4, ये चारों 4 में पूरा सेट है, ये क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्यों? क्योंकि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम, ये सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज यानी कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस बोल सकते हैं। नंबर 2 एग्जांपल लेते हैं। नंबर क्या है, जरा ध्यान से देखना। लाइक यहाँ पर है सल्फर का -2, क्लोरीन का -1, फिर आएगा यहाँ पर पोटेशियम का +1, कैल्शियम का +2। गिनो आप, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, -2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया उसने, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 18। यहाँ पर ये 17 है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, 18 हो गया। यहाँ पर ये 19 है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ पर 20 है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो ये भी हो गए हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर ये जो सेट ऑफ आयंस है इनमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये दोनों सेट क्या हो गए, दे ऑल आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो हम क्या बोलेंगे, दे ऑल आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इज इट ओके बच्चों, क्लियर है? इसी को बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये दो टॉपिक्स को हमें बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करके याद रखना है बच्चों। अब देखो बच्चों, कभी कभार यहाँ पर हमें साइज भी पूछ सकते हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो दिया है उसका साइज भी पूछ सकते हैं, तो मैं आपको समझा देता हूँ एक बात कि भाई ये जो साइज रहता है वो कैसे क्या रहेगा। ठीक है, यहाँ पर उसके पार्ट में लेते हैं, वहां पर मैंने लिखा है ना F-, मैं यहाँ पर एक और को जोड़ सकता हूँ, वो है नाइट्रोजन N3-। ठीक है, तो उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन और ये 3 को गेन किया, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गए उसके लिए। अब देखो बेसिकली कभी कभार हमें ये पूछा जाता है कि भाई इस पे से आप साइज डिसाइड करो, तो बच्चों एक बात याद रखना, साइज जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ये बात ध्यान रखना आप लोग, साइज जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोल सकते हो। जिसमें जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे उतना ही साइज छोटा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। जिसमें जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे साइज उसकी उतनी ही स्मॉल रहेगी। चलो अरेंज करते हैं। देखो प्रोटॉन्स लिखेंगे, यहाँ पर प्रोटॉन कितने 8 है, यहाँ पर प्रोटॉन कितने 9 है, यहाँ पर प्रोटॉन कितने 11 है, यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 7 प्रोटॉन्स है। तो जिसके प्रोटॉन सबसे कम उसकी साइज सबसे ज्यादा। प्रोटॉन्स कम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। चलो प्रोटॉन्स को हम लोग P+ से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो ज्यादा तो साइज क्या रहेगा, छोटा। ठीक है, और अगर प्रोटॉन्स जो है वो कम हुआ तो साइज क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो वहां पर सबसे ज्यादा बड़ी साइज किसकी होगी, N3- की। उससे छोटी किसकी साइज होगी, तो 8 वाली यानी कि O2- का। उससे छोटी साइज किसकी होगी, यानी कि वहां पर F- का। उससे छोटी साइज किसकी, तो वो आएगा दैट इज सोडियम का। एंड सबसे छोटी साइज होगा मैग्नीशियम का। ठीक है कि नहीं, मैग्नीशियम का साइज सबसे छोटा रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैग्नीशियम +2 आयन। ठीक है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं इनके साइजेस। इनके जो साइज है वो हम इस तरह से सॉल्व करते हैं बच्चों। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर हो गया आप लोग को, कितना इजी है ये। चलिए मैं एक बार क्विक रिवीजन करवाता हूँ यहाँ पर, और इस वीडियो लेक्चर को मैं वाइंड अप करूंगा। जरा ध्यान से देखो, हम लोग ने यहाँ पर आयोनिक रेडियस के बारे में पढ़ा है। याद रखना, एटम कभी भी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, साइज बढ़ेगा। और अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन मतलब कि चार्ज पॉजिटिव बनेगा, साइज छोटा होगा।
याद रखना एनायन का साइज हमेशा बड़ा रहता है उससे छोटा एटम्स का, और सबसे छोटा साइज होता है कैटायंस का। ओके, लाइक याद रखना कैटायन जो रहते हैं वो अपने पेरेंट एटम से साइज में छोटे रहते हैं, एनायन जो रहते हैं वो अपने पेरेंट एटम से साइज में बड़े रहते हैं। इज इट ओके? क्लैरिटी आ गई आप लोग को? फिर हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेकर क्लियर किया। ओके, फिर हमने एटॉमिक रेडियस का जो टॉपिक था उसके ट्रेंड का एक छोटा सा हमने क्या लिया, इधर हमने छोटा सा यहाँ पर एक लिया है, वो है रिवीजन पार्ट। लाइक अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मॉडर्न पीरियड टेबल का मैंने बोला कि हमें बार-बार उसका आउटलाइन तो बनाना ही पड़ेगा, हमें बार-बार उसका आउटलाइन बनाना ही पड़ेगा बच्चों, यू हैव टू मेक इट्स आउटलाइन। तो यहाँ पर हम लोग अलोंग द पीरियड जाते हैं, ठीक है, अलोंग द पीरियड जाएंगे तो साइज छोटा बनेगा, उसके सारे रीजंस मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ाए हैं आपको। एंड डाउन द ग्रुप जाओगे तो ऑब्वियसली भाई साइज बढ़ेगा, ठीक है कि नहीं? ये टॉप टू बॉटम है, ये लेफ्ट टू राइट है, तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटा होता है एंड टॉप टू बॉटम में साइज बड़ा होगा। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को हमने किया, हमने चैप्टर नंबर 2 में तो किया था, पर चैप्टर नंबर 3 में भी हमें क्योंकि आता है तो हम करते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। जो भी ग्रुप ऑफ आयंस है जिसके सबके इलेक्ट्रॉन सेम है उसको आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलेंगे। ये सारे एक दूसरे के आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है और ये सारे एक दूसरे के आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस भी बोल सकते हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज भी बोल सकते हैं। फिर मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया। अब एक गुरु मंत्र को हमेशा याद रखना, वो है कि साइज जो रहता है बच्चों, ठीक है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। यानी कि बेसिक एटॉमिक नंबर यानी क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। ओके, और अगर न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स सेम रहते हैं। अगर एटम न्यूट्रल नहीं है यानी कि वो आयन बन गया है तो एटम्स वहां पर एंड उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स सेम नहीं होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स सेम नहीं होंगे। तो यहां तक सबको क्लियर हुआ है? यहां तक सबको क्लियर हुआ? मजा आएगा इस टॉपिक को? देखो मैं एक वीडियो लेक्चर के अंदर एक पूरा टॉपिक पूरी तरह से डिटेल में कवर करवाता हूं, ठीक है, ताकि आप लोग को पहली बात अच्छी तरह से समझ में आए और आपको थोड़ा टाइम मिले प्रिपेयर करने का। अब कल के वीडियो लेक्चर में मैं आपको एटॉमिक रेडियस भी खत्म हो गया हमारा, यहाँ पर हमारा आयनिक रेडियस भी खत्म हो गया, तो कल के वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में मैं पढ़ाऊंगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो उसके लिए रेडी हो जाना बच्चों, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। अच्छी तरह से नोट्स बनाओ, इसको रिवाइज करो और इसको जितनी बार जरूरत पड़े, देखो बार बार लिखने से हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है। आप इसको लिखो, अच्छी तरह से प्रिपेयर करो, ठीक है। मेरा ये टारगेट है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका केमिस्ट्री इतना बढ़िया हो, इतना जोरदार हो कि आप पूरे गांधीनगर में धूम मचाओ, ओके। इसलिए मैं हर एक टॉपिक को इतनी सही तरह से इतना डिटेल में पढ़ाता हूँ ताकि हम नोट्स भी बना पाओ। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।